सी 286 अध्याय 286 सच्चा उद्देश्य अध्याय 286 सच्चा उद्देश्य यह विपत्ति की रक्तरेखा है। आप लिंग परिवार आपदा परिवार से हैं। यूम्यू ने ये जियाओ की ओर इशारा किया और भयभीत होकर चिल्लाया। वह इसलिए नहीं डरा हुआ था क्योंकि ये जियो आपदा परिवार से था, वह इसलिए डर रहा था क्योंकि ये जियो ने जो ताकत दिखाई थी वह पूरी तरह से उनकी लीग से परे थी। वे जानते थे कि अगर ये जियाओ ने ऐसा सोचा तो वे एक ही पल में मारे जाएंगे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वे इतने सुदूर देश में आपदा परिवार के किसी व्यक्ति से मिलेंगे। ये जियो केवल उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता था कि वे आपदा परिवार से आया है। ऐसा करने से उन्हें यकीन था कि वे कई कारणों से उनके सवालों का ईमानदारी से जवाब देंगे। सबसे पहले, वे यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं वे निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि अन्य 6 अधिपति बलों में से किसी को भी पता चले। दूसरा, वे निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि ये जियाओ ब्लू वैली की भूमि में रहे। वे अपने पीछे के लोगों को भी सूचित करेंगे। शायद यूरोंग व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं। ये जियाओ ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए सबसे पहले यहाँ अपनी पकड़ बनाई और दबदबा कायम किया। अब जब सब कुछ तय हो गया तो उन्होंने तुरंत कैलामिटी ब्लड लाइन की ब्लड लाइन शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। इस वंशावली के बारे में बात करते हुए यहाँ तक कि ये जियाओ भी अपने शरीर में अंतहीन ताकत महसूस करके चौंक गया था। एक पल के लिए उसे यह भी लगा कि वह अराजकता को नष्ट करने में सक्षम है। बेशक इसका मुख्य कारण यह है कि ये जियो पहले से ही एक अराजकता संप्रभु है और ब्लड लाइन ऑफ कैलामिटी की सक्रियता ने उसकी ताकत को तुरंत 2 गुना कर दिया। ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। हाँ, मैं लिंग परिवार से हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब ये जियाओ ने 7 अधिपति बलों के बारे में उनकी व्याख्या सुनी तो वे यह जानकर हैरान रह गए कि आपदा परिवार को लिंग परिवार कहा जाता था। ये जियो परिवार का पुनर्जन्म मॉर्निंग स्टार्स की भूमि में हुआ था। वे भी लिंग परिवार है। क्या यह महज एक संयोग है? नहीं, कुछ भी संयोग नहीं है। अब तक ये जियाओ ने कम से कम इतना तो सीख लिया था कि यह बता सके कि सब कुछ पूर्व नियोजित था। उसका हर कार्य, उसका हर कदम और यहाँ तक कि उसके सभी विचार पहले से ही किसी के द्वारा नियोजित होते हैं। भले ही वह पूर्व नियोजित पथ से भटकने और कार्रवाई का एक अलग रास्ता अपनाने पर विचार करता हो, फिर भी यह अज्ञात अस्तित्व के इरादे के अनुरूप होगा और इसीलिए ये जियाओ के मन में ऐसे विचार थे। यह सब जानते हुए भी ये जियाओ ने वास्तव में कभी भी प्रवाह के विपरीत जाने की कोशिश नहीं की। वह बस प्रवाह के साथ चला गया और प्रकृति को अपने हिसाब से चलने दिया। ये जियाओ ने यूम्यू और यूलुन को देखा। उसकी आंखें सफेद चमक से चमक रही थीं। एक पल में दोनों लोगों को अपने आसपास का पूरा दृश्य बदलता हुआ महसूस हुआ। वे अचानक खून की नदी के ऊपर प्रकट हो गए। ये जियो स्वर्गीय दानव के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उसके शरीर से निकलने वाली आभा बहुत गहरी और राक्षसी थी। यूम्यू और यूलुन बुरी तरह डर गए और लगभग बेहोश हो गए। ये जियाओ ने अपनी राक्षसी लाल आंखों से दोनों लोगों की ओर देखा और फिर से पूछा, अपना असली उद्देश्य बताओ। आपने सभी फॉर्मेशन मास्टर्स और दिव्य शिलालेख मास्टर्स को गहरे समुद्र के रसातल में लाने की योजना क्यों बनाई? ये जियाओं की ताकत का प्रदर्शन, आपदा परिवार के सदस्य के रूप में उनकी पहचान और अंततः इस भ्रम ने उनके विश्वास और आशा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उन दोनों में अब ये जियाओ का विरोध करने की ताकत नहीं थी और आखिरकार उन्होंने ये जियाओ को अपना असली उद्देश्य समझाया। अब जब लोटस ऑफ कैओस ने ये जियो को बुरी नजर वाले गोल्डन लायन के बारे में बताया
तो वे पहले से ही जानता है कि यूफेंग द्वारा बुरी नजर वाले गोल्डन लायन को हराने और उसे गहरे समुद्र की खाई में सील करने की कहानी पूरी तरह से झूठ है। यह यू परिवार से बना था। बुरी नजर वाले गोल्डन लायन के बारे में जानकर ये जियाओ ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यू परिवार इस प्राचीन दिव्य जानवर द्वारा संरक्षित 5 नियम स्रोत क्रिस्टल के पीछे होगा, और उसका अनुमान सच साबित हुआ जब यू म्यू और यूलुन ने उसे अपना असली उद्देश्य बताया। जैसा कि बाद में पता चला कि अराजकता का पहला राजा एक बार अचानक ब्लू वैली की भूमि पर आ गया। हालांकि यहाँ उसे बुरी नजर वाला गोल्डन लायन मिला। उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि अराजकता का पहला राजा अपने सभी कार्डों का उपयोग करने के बाद भी इस प्राचीन विलियन जानवर को हराने में असमर्थ था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह जानना होगा कि वे उस समय पहले से ही अराजकता का राजा आकाशीय जागृति क्षेत्र योद्धा था। बुरी नजर वाले गोल्डन लायन को हराने में सक्षम न होने ने उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ी। हालांकि कम से कम लाभ तो हुआ। अपनी लड़ाई के दौरान पहले राजा को पता चला कि बुरी नजर वाला गोल्डन लायन 5 सर्वोच्च खजानों की रक्षा कर रहा था जो किसी व्यक्ति को बहुत कम समय में शीर्ष पर पहुंचा सकता था। वर्षों बाद शून्य के अंत में प्रवेश करने से पहले उन्होंने यह जानकारी अपने द्वारा बनाए गए यू परिवार के लिए छोड़ दी। और अब कई युगों के बाद अराजकता के प्रथम राजा के 4 शिष्यों को लगा कि अब समय आ गया है जब उनके गुरुवार वापस आए। इसलिए वे अपने स्वामी के लिए एक उपहार तैयार करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने उन 5 सर्वोच्च खजानों को प्राप्त करने की योजना बनाई। यह सब जानने के बाद ये जियो ने पूछा कि उनका मालिक अराजकता के राजा के रूप में भी बुरी नजर वाले गोल्डन लायन को हराने में असमर्थ था। वे उस खजाने को कैसे छीन सकते हैं जिसकी यह जानवर रक्षा कर रहा है। इसी समय ये जियाओ को एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। पता चला कि वे गहरे समुद्र की गहराई के अंदर एक विशेष साधन ला रहे थे। जब बुरी नजर वाला शेर बाहर आएगा तो वे पहले राजा के 4 शिष्यों को तुरंत यहाँ लाने के लिए उस विशेष साधन का उपयोग करेंगे, भले ही वे विशाल अराजकता में कितनी भी दूर क्यों ना हो। उसके बाद सब कुछ वे चारों ही संभालेंगे। हालांकि क्योंकि अफवाह है कि गहरे समुद्र की गहराई में अनगिनत खजाने छिपे हैं, उन्होंने उन खजानों को भी प्राप्त करने की योजना बनाई। फिर भी संपूर्ण गहरे समुद्र का रसातल एक जाल है जो कई महान संरचनाओं और दिव्य शिलालेखों से ढका हुआ है। इसलिए उन्हें फॉर्मेशन मास्टर्स और डिवाइन इंस्क्रिप्शन मास्टर्स की भी मदद की जरूरत थी। यह सब जानते हुए ये जियाओ ने आखिरी सवाल पूछा, यू परिवार उन संरचनाओं को तोड़ने के लिए एक संरचना भगवान को क्यों नहीं लाया? वास्तव में अपनी ताकत से अराजकता के पिछले राजा के 4 शिष्य भी उन संरचनाओं को आसानी से तोड़ सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्हें जो उत्तर मिला वे वास्तव में बहुत सरल था। यदि उनमें से कोई भी कार्यवाही करता है तो बुरी नजर वाला गोल्डन लायन लगभग तुरंत ही अपनी गहरी नींद से जाग जाएगा। उस समय इसकी देखभाल करना असंभव होगा। यू परिवार के 4 शिष्य बुरी नजर वाले गोल्डन लायन को केवल तभी दबा सकते थे और मार सकते थे जब संरचनाएं टूटने और उसके स्थान का पता चलने पर वे अभी भी सो रहा हो। दरअसल बुरी नजर वाले सुनहरे शेर को बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या उसके पहले राजा के 4 शिष्य बुरी नजर वाले गोल्डन लायन को तब तक मारने में आश्वस्त हैं जब तक वे सो रहा है और उसके स्थान का पता चल गया है। इसके स्थान का खुलासा संरचनाओं और दिव्य शिलालेखों के टूटने के बाद ही किया जा सकता है। सभी फॉर्मेशन मास्टर्स और दिव्य शिलालेख मास्टर्स को गहरे समुद्र की गहराई तक ले जाने का यही उनका असली उद्देश्य है। ये जियाओ ने अब कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस थोड़ी देर के लिए लिंगयू से बात की और चले गए। उन्होंने 3 दिन में गहरे समुद्र की गहराई का भी दौरा करने की योजना बनाई।
उसे वहां जाना है। जहां तक वहां प्रतिबंध की बात है, ये जियाओ अपनी ताकत से प्रतिबंध को नजरअंदाज कर सकता था और जबरदस्ती गहरे समुद्र की खाई में प्रवेश कर सकता था। हालांकि जैसा कि यूम्यू और यूलून ने कहा था, ऐसा करने से बुरी नजर वाला गोल्डन लायन तुरंत अपनी गहरी नींद से जाग जाएगा। हालांकि इसके जागने से ये जियाओ को ज्यादा खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर यह प्राचीन दिव्य जानवर जाग गया तो अनगिनत लोगों की जान चली जाएगी। अंत में ये जियो ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। उन्होंने अपने खेती के आधार को ओरिजिन फ्यूजन सॉवरीन दायरे के स्तर तक सील करने का फैसला किया और फिर गहरे सागर रसातल में प्रवेश किया। जहां तक आगे की राह की बात है तो वे स्थिति के अनुसार कार्य करेंगे। फॉर्मेशन गॉड टावर से निकलने के बाद ये जियो ने एक सराय में एक कमरा बुक किया जो उसे अचानक मिला और कमरे में प्रवेश किया। एकमात्र चीज जो उसे अभी भी भ्रमित कर रही थी वह थी राष्ट्रपति गो। यद्यपि यू परिवार बहुत शक्तिशाली हो सकता है, फॉर्मेशन गॉड टावर कमजोर नहीं होना चाहिए। आखिरकार यह बल बहुत रहस्यमय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी फॉर्मेशन गॉड टावर्स के अध्यक्षों का उपनाम गु है। इसका मतलब है कि फॉर्मेशन गॉड टावर का असली मालिक वह परिवार होना चाहिए जिसका उपनाम गु हो। हालांकि विशाल अराजकता में शीर्ष 7 अधिपति बलों में ऐसा कोई परिवार नहीं है। कारण क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि गु परिवार जो फॉर्मेशन गॉड टावर को नियंत्रित करता है, अराजकता के साथ अधिपति बलों जितना मजबूत नहीं है? या क्या ऐसा हो सकता है कि वे शक्तिशाली हों, कहीं अधिक शक्तिशाली हों, फिर भी उन्होंने स्वयं को कभी दुनिया के सामने प्रकट नहीं किया? उन्होंने किसी कारणवश छुपे रहना चुना। क्या हो सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें CH287 को डार्क एनर्जी फील्ड 3 दिन कोई लंबी अवधि नहीं थी। इन 3 दिनों के दौरान ये जियाओ ने गहरे समुद्र की गहराई के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करने के अलावा कुछ नहीं किया। सबसे पहले वह जियोकिन को भी भुलाना चाहता था, क्योंकि जियोकिन को खतरनाक साइटों की खोज में अधिक रुचि थी। हालांकि जब उसने जियोकिन को खोजने के लिए ब्लू वैली की पूरी भूमि को घेरने के लिए अपनी दिव्य भावना को जारी किया, तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह जियोकिन को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सका। यह ऐसा था मानो जियोकिन पूरी तरह से गायब हो गया हो। हालांकि उसने एक विशाल जानवर की खोज की जो एक प्राचीन जानवर प्रतीत होता था। यह जानवर एक ड्रैगन हाथी था, जो बुरी नजर वाले सुनहरे शेर की तरह एक पौराणिक प्राचीन दिव्य जानवर था। तब अराजकता का कमल एक बार फिर ये जियो को ड्रैगन हाथियों के बारे में समझाने के लिए आगे आया। लोटस ऑफ कैओस के अनुसार ड्रैगन हाथी एक शक्तिशाली और पौराणिक प्राणी है जो ड्रैगन और हाथी दोनों की विशेषताओं को जोड़ता है। ड्रैगन हाथी बहुत बड़ा होता है, पहाड़ जितना बड़ा या उससे भी बड़ा। इसका विशाल आकार ही इसे एक दुर्जेय उपस्थिति बनाता है। इसका शरीर हाथी जैसा है, लेकिन यह तराजू, सींग और नुकीले पंजे जैसी ड्रैगन जैसी विशेषताओं से सुशोभित है। वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं और अपनी गतिविधियों से भूकंप और उथल-पुथल पैदा करने में सक्षम हैं। अराजकता में उनकी शारीरिक शक्ति बेजोड़ है, और यहाँ तक कि बुरी नजर वाले गोल्डन लायन जैसे शक्तिशाली प्राचीन दिव्य जानवर को भी ड्रैगन हाथी के सामने पीछे हटना पड़ता है। ड्रैगन की तरह ड्रैगन हाथियों में मौलिक क्षमताएं हो सकती हैं, जैसे आग, पानी या अन्य प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता। ये क्षमताएं उन्हें युद्ध में और भी अधिक दुर्जेय बनाती हैं। यह भी कहा जाता है कि ड्रैगन हाथियों में अमरता का गुण होता है और उनके रक्त या शरीर के अंगों को अनंत जीवन के अमृत के रूप में मांगा जा सकता है।
ड्रैगन हाथी का ऐसा वर्णन सुनकर ये जियाओ को झटका लगा। उस समय ये जियो ने अवचेतन रूप से अंतर्दृष्टि की आंखों का उपयोग किया और एक चौंकाने वाली खोज की। उनकी नजर में ड्रैगन हाथी का रूप बदलना शुरू हो गया और जल्द ही उसने इंसान का आकार ले लिया। तब ये जियो को पता चला कि ड्रैगन हाथी वास्तव में जियोकिन था। तो क्या यह किसी प्राचीन जानवर की रक्तरेखा है? जियोकिन जून परिवार से आते थे, जिसे प्राचीन जानवरों का परिवार भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस परिवार के लोगों में प्राचीन जानवरों की वंशावली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आमतौर पर एक व्यक्ति के पास केवल एक ही रक्तरेखा हो सकती है, हालांकि दुर्लभ मामलों में उनमें दो या दो से अधिक रक्तरेखाएं जागृत हो सकती हैं। एक बात निश्चित है कि उनका वंश सदैव प्राचीन जानवरों से संबंधित था। हालांकि जू जियोकिन ने जो जागृत किया वह एक प्राचीन जानवर की रक्तरेखा नहीं, बल्कि एक प्राचीन दिव्य जानवर ड्रैगन हाथी की रक्तरेखा थी। इसके अलावा अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों से ये जियो महसूस कर सकता था कि जियोकिन के पास ड्रैगन हाथी के रूप में एक रहस्यवादी संप्रभु के साथ भी कई बार करने की ताकत है। यह जानना होगा कि जियोकिन ने अभी अभी ओरिजिन फ्यूजन सॉफ्टवेयर दायरे में प्रवेश किया है। एक रहस्यवादी संप्रभु के साथ मारपीट के आदान प्रदान ने उसे एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत व्यक्ति बना दिया। हालांकि मारपीट का आदान प्रदान करना और हराना दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। शायद इसीलिए उसे ये जियाओ की मदद की जरूरत थी। वैसे भी ये जियो को नहीं पता कि जियोकिन ने अपनी प्राचीन जानवर रक्तरेखा को क्यों सक्रिय किया और ड्रैगन हाथी में बदल दिया। उसके पास जियोकिन को देखना जारी रखने का समय नहीं है। अंत में उन्होंने जियोकिन को नहीं भुलाने का फैसला किया। तीसरे दिन ये जियो ने अपनी खेती को ओरिजिन फ्यूजन सॉफ्टवेयर दायरे में सील कर दिया और चौथे दिन सभी लोग फॉर्मेशन गॉड टावर में एकत्र हुए। यहाँ तक कि ये जियो भी पहुंचे। जब सभी लोग एकत्र हुए तो हजारों लोगों के समूह ने गहरे समुद्र की गहराई के निकटतम शहर में टेलीपोर्ट करने के लिए ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग किया। पहली रात जब वे निकटतम शहर में पहुंचे तो हर कोई जल्दी सो नहीं सका। चूंकि वे गहरे समुद्र की खाई में प्रवेश करने वाले थे, इसलिए सभी को अपने सिर पर बहुत दबाव महसूस हो रहा था। इस तरह के दबाव में कई लोग सोने के बजाय अपने दिमाग को शांत करने के लिए ध्यान करना चुनते हैं। ध्यान कर रहे अन्य लोगों की तुलना में ये जियाओ के मन में ऐसे कोई विचार नहीं थे। लिंगयू के साथ कुछ देर बात करने के बाद वे चुपचाप चला गया और गहरे समुद्र की खाई की ओर चला गया, जो शहर से ज्यादा दूर नहीं था। हालांकि जब वह शहर के गेट पर पहुंचा तो उसे गार्डों ने रोक दिया और उसे बताया कि रात में किसी को भी शहर छोड़ने की अनुमति नहीं है। अंत में ये जियाओ ने सीधे शहर के बाहर टेलीपोर्ट किया और फिर गहरे समुद्र की खाई का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह पता चला कि गहरे समुद्र की खाई वास्तव में एक विशाल समुद्र में स्थित थी। यह डार्क एनर्जी फील्ड में शामिल एक समुद्री क्षेत्र था। ये जियाओ तुरंत समझ गए कि यह गहरे समुद्र की खाई होनी चाहिए। एक अन्य टेलीपोर्टेशन के साथ ये जियो डार्क एनर्जी फील्ड के सामने पहुंचे। इतनी कम दूरी पर ये जियो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि डार्क एनर्जी फील्ड सक्रिय होने पर ब्लड लाइन ऑफ कैलामिटी के समान विनाशकारी आभा उत्सर्जित कर रहा था। हालांकि यह आभा बहुत कमजोर थी, फिर भी यह किसी के दिल को धड़कने के लिए पर्याप्त थी। भौहें चढ़ाते हुए ये जियाओ ने डार्क एनर्जी फील्ड के छोटे से क्षेत्र को कवर करने के लिए अपनी दिव्य भावना जारी की, यह देखने की कोशिश करने की योजना बनाई कि क्या वे इसमें घुसपैठ कर सकता है। हालांकि जिस क्षण उसकी दिव्य इंद्रिय ने डार्क एनर्जी फील्ड को छुआ, दिव्य इंद्रिय का वह भाग जिसने डार्क एनर्जी फील्ड को छुआ था
ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे एक ब्लैक होल का सामना करना पड़ा और तुरंत डार्क एनर्जी फील्ड द्वारा निगल लिया गया। यह है, ये जियाओ दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। डार्क एनर्जी फील्ड ये जियाओ के दिव्य भाव के हिस्से को निगलने से संतुष्ट नहीं था। पलक झपकते ही डार्क एनर्जी के 10 से अधिक टेंटेकल्स डार्क एनर्जी फील्ड से बाहर निकले और ये जियो की ओर मुड़ गए। अचानक हुए बदलाव से ये जियाओ हैरान रह गया, यह देखकर कि डार्क एनर्जी टेंटेकल्स पहले से ही उसके सामने थे। वह जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि ऊर्जा जाल पहले ही ये जियो पर बंद हो चुका था। वे बिल्कुल जहरीले सांप की तरह पीछे पीछे चल दिए। इसके अलावा उनकी गति अचानक बढ़ गई थी और जब ये जियाओ पीछे हट रहा था तब से भी तेज थी। अगले ही पल एनर्जी टेंटेकल्स पहले से ही ये जियो से 1 इंच से भी कम दूरी पर थे। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर ये जियो ने निर्णायक रूप से अपने इन्फिनिटी एज ब्लेड को बुलाया और ब्लेड को घुमाया। शुआ एक पल में एक तंबू आसानी से काट दिया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि इससे पहले कि ये जियो अपने इन्फिनिटी एज ब्लेड को वापस ले पाता, ऊर्जा टेंटेकल जो कट गया था जमीन पर गिर गया और ऊपर उछल गया। ये जियाओ को इसकी उम्मीद नहीं थी। यह उसकी सीलबंद खेती के कारण हो सकता है। हालांकि एनर्जी टेंटेकल्स की तुलना में उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी थीं। वास्तव में इन जालों का अपना मन प्रतीत होता था। ये जियाओ द्वारा काटा गया तंबू उछल गया और तुरंत ये जियाओ के शरीर के चारों ओर लिपट गया। फिर एक रस्सी की तरह उसमें से पतली ऊर्जा रेखाएं निकलीं और ये जियाओ के शरीर पर लगे अन्य जालों को भी खींच लिया। जिस क्षण वे उलझा, ये जियाओ का चेहरा अनायास ही बदल गया। इन ऊर्जा जालों ने पहले से ही उसके शरीर के भीतर अराजकता ऊर्जा को निगलना शुरू कर दिया था और जिस गति से यह निगल रहा था वह भयानक था। बहुत ही कम समय में वे पहले ही अपनी कैओस एनर्जी का 10% खो चुका था। जब वे कैओस ऊर्जा का उपभोग कर रहे थे तो वे उसकी दिव्य भावना की तलाश के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहे थे। शीघ्र ही उन्होंने उसके उद्गम सागर का पता लगा लिया और उसमें प्रवेश कर गए। हालांकि इस समय ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ा है और वे मूल सागर से बचकर तेजी से भाग गए। ये जियाओ समझ गया कि यह सुनहरे बीज के कारण हुआ होगा। फिर भी भले ही उन्होंने मूल सागर छोड़ दिया, वे उसकी अराजकता ऊर्जा को निगलते रहे। धत तेरी की ये जियाओ को एहसास हुआ कि चीजें परेशानी भरी हो रही थीं। वह कार्रवाई करने ही वाला था कि अचानक उसके ब्रह्मांड से एक गूंजने वाली आवाज आई। अगले ही पल उसके शरीर से सफेद लपटों की एक लहर फूट पड़ी जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। यह ब्रह्मांड सार ज्वाला थी। यूनिवर्स एसेंस फ्लेम ने इस तरह से प्रतिक्रिया की मानो उसे अपनी पसंद के हिसाब से सबसे अच्छा व्यंजन मिल गया हो। उसने काले टेंटेकल्स को भागने का मौका नहीं दिया और पलक झपकते ही उसने सभी ऊर्जा टेंटेकल्स को निगल लिया। उसके बाद यूनिवर्स एसेंस फ्लेम ने कैओस एनर्जी को लौटा दिया जिसे एनर्जी टेंटेकल्स ने ये जियो के शरीर में वापस कर दिया था। उस पल ये जियाओ को बहुत सहज महसूस हुआ। ये जियाओ ने अपना हाथ उठाया और ब्रह्मांड सार ज्वाला की ओर देखा। यह ब्रह्मांड सार ज्वाला स्पष्ट रूप से डार्क एनर्जी फील्ड की दास्ता थी। सफेद लपटों की उपस्थिति के साथ ये जियो ने तुरंत डार्क एनर्जी फील्ड के बारे में सोचा। एक बार फिर वे डार्क एनर्जी फील्ड की ओर चला गया। इस बार ये जियाओ ने अपनी दिव्य भावना को जारी नहीं किया, बल्कि अपना हाथ उठाया और ऊर्जा क्षेत्र की ओर झुक गया। उसका हाथ सफेद लौ में लिपटा हुआ था। इसके बाद एक अप्रत्याशित दृश्य घटित हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें।
संपर्क करें _साइट मैप दान करें सीट 188 CH 288 गहरे समुद्र की खाई पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जब सफेद लपटें अभी भी ऊर्जा क्षेत्र से एक उंगली दूर थी तो डार्क एनर्जी फील्ड अचानक अलग हो गया जिससे एक छेद दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा क्षेत्र सफेद लौ से सुरक्षित दूरी बनाए हुए है। इससे पता चला अंतर ये जियाओ के लिए आसानी से पार करने के लिए पर्याप्त था। दरअसल इस सफेद लॉक की मदद से ये जियो इस डार्क एनर्जी फील्ड से गुजर सकता था। इस बारे में सोचते हुए ये जियाओ तुरंत अंतराल में प्रवेश कर गया, डार्क एनर्जी फील्ड से गुजरा और एक पूरी तरह से नए क्षेत्र में दिखाई दिया। अपने दिल में चिंता को दबाते हुए ये जियाओ ने अपने आसपास देखा। ये जियाओ ने पहले जो अपेक्षा की थी उसके विपरीत जिस स्थान पर वह दिखाई दिया वह अब समुद्र नहीं बल्कि भूमि थी। बाहर के माहौल की ही तरह यहाँ भी पेड़ पौधे फूल पौधे सब मौजूद थे, हालांकि उनका रंग अलग था। यह अज्ञात था कि क्या यह ऊर्जा क्षेत्र के कारण था, लेकिन अंदर की चीजें एक अंधकारमय आभा छोड़ रही थीं, जिससे एक निराशाजनक एहसास हो रहा था। ज्यादा देर तक रुके बिना ये जियाओ ने सावधानी से चलना शुरू कर दिया और इस अज्ञात क्षेत्र में गहराई तक चला गया। लेकिन जिस बात ने ये जियाओ को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया वह यह थी कि कुछ घंटों तक आगे चलने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वहां कोई खतरा नहीं था, कोई जाल नहीं था, केवल पेड़ और अजीब इलाके थे जो एक अंधेरा और निराशाजनक एहसास दे रहे थे। हालांकि ये जियाओ इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसने यहाँ केवल कुछ ही घंटे बिताए थे, लेकिन गहरे समुद्र की खाई के बाहर एक पूरा दिन बीत गया था। यह एक नया दिन था। हजारों फॉर्मेशन मास्टर्स और दिव्य शिलालेख मास्टर्स डार्क एनर्जी फील्ड के सामने पहुंचे। फॉर्मेशन मास्टर्स, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, यह डार्क एनर्जी फील्ड लेवल 2 ग्रैंड फॉर्मेशन का परिणाम है जिसे केवल लेवल 2 फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर ही बिछा या तोड़ सकता है। हमें इस ग्रैंड फॉर्मेशन डार्क एनर्जी फील्ड के माध्यम से एक प्रवेश द्वार बनाने की जरूरत है। गहरे समुद्र की गहराई में प्रवेश करने का आदेश दें। कृपया काम शुरू करें। अपना सिर हिलाते हुए फॉर्मेशन मास्टर्स ने एक स्वर में चिल्लाया, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। और ऐसे ही उन्होंने डार्क एनर्जी फील्ड में एक अंतर पैदा करने पर काम करना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन केवल एक अंतराल क्यों पैदा करें, लेकिन पूरी संरचना को क्यों न तोड़ें ताकि डार्क एनर्जी फील्ड गायब हो जाए। इसका मुख्य कारण एक ही है, यह डार्क एनर्जी फील्ड न केवल आक्रमणकारियों से गहरे समुद्र के रसातल की रक्षा करने और अनुमति से अधिक उच्च खेती के ठिकानों के योद्धाओं को प्रवेश करने से रोकने के लिए था, बल्कि गहरे सागर के रसातल को स्थिर रखने के लिए भी था। यदि डार्क एनर्जी फील्ड टूट गया तो डीप सी एबिस भी अपना संतुलन खो देगा और कौन जानता है कि यह किस तरह की तबाही ला सकता है। हजारों फॉर्मेशन मास्टर्स की कड़ी मेहनत के बाद एक दर्जन लोगों के एक साथ गहरे समुद्र की गहराई में प्रवेश करने के लिए सफलतापूर्वक अंतराल बनाने में उन्हें केवल 3 घंटे से भी कम समय लगा। इस अंतराल से वे सभी गहरे समुद्र की खाई में समा गए। हालांकि उनमें से प्रत्येक एक अलग स्थान पर दिखाई दिया। उनमें से कुछ भूमि क्षेत्र में दिखाई दिए, उनमें से कुछ समुद्र के अंदर गहरे दिखाई दिए और उनमें से कुछ किसी अज्ञात कारण से हवा में फंस गए प्रतीत हुए। वैसे भी अंततः वे गहरे सागर की गहराई में प्रवेश कर गए। अब इस निषिद्ध साइट का पता लगाने का समय आ गया है। ये जियाओ लगातार चल रहा था। उसे किसी तरह के खतरे का सामना करने की उम्मीद थी, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे ही ये जियाओ चल रहा था, उसने अचानक कुछ ही दूरी पर लोगों के बातचीत करने की आवाज सुनी।
वह तुरंत सतर्क हो गया और अपनी आभा वापस ले ली और तेजी से ध्वनि की दिशा की ओर बढ़ने लगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे नेता इस बार गेट खोलने की योजना बना रहे हैं? जब तक गेट खोला जाता है, हम अंततः ब्लू वैली की भूमि में प्रवेश कर सकते हैं और इस भूमि पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। आवाज से देखते हुए ये जियो ने अनुमान लगाया कि दूसरा पक्ष संभवतः एक इंसान था। आपके पास इतनी कम जानकारी है कि अगर आप इसके बारे में जानते तो यह अजीब होगा। मैंने पहले ही कुछ अंदरूनी खबरें एकत्र कर ली हैं और मैंने सुना है कि क्योंकि लैंड ऑफ मॉर्निंग स्टार्स का मिशन विफल हो गया है, हमें अपने लक्ष्य में सफल होना होगा। ब्लू वैली की भूमि में मिशन, चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यही कारण है कि हमारे भगवान ने हमारी सहायता के लिए मास्टर ब्लड फैंग को भेजने की योजना बनाई है। ब्लू वैली की भूमि में प्रवेश करने से पहले हमें मास्टर ब्लड फैंग के आने का इंतजार करना होगा। एक और आवाज आई, मास्टर ब्लड फैंग। ये जियो मदद नहीं कर सका लेकिन गुप्त रूप से आश्चर्यचकित हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसी समय उसे ख्याल आया कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने सुबह के सितारों की भूमि और आक्रमण के बारे में भी बात की। ये जियाओ को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि कीड़े थे और यह तथाकथित मास्टर ब्लड फैंग एक बहुत शक्तिशाली स्वर्गीय दानव होना चाहिए। चूंकि वे सुबह के सितारों की भूमि में एक स्थानिक डोमेन बना सकते थे जो असंख्य समतल आयामों से जुड़ा था, ये जियों को आश्चर्य नहीं हुआ कि वे ब्लू वैली की भूमि के साथ भी ऐसा कर सकते थे। दरअसल वे ऐसा ही कर रहे थे। सुबह के सितारों की भूमि में वे स्थानिक डोमेन और असंख्य समतल आयामों में छिपे हुए थे और इस भूमि में वे गहरे समुद्र की खाई में छिपे हुए हैं। इस भूमि पर छुपे रहने और मजबूत होने के लिए सबसे अच्छी जगह क्या हो सकती है? बेशक यह सबसे खतरनाक स्थल है, डीप सी एबिस। और सुरक्षा कारणों से उन्हें गहरे समुद्र की गहराई में भी नहीं जाना चाहिए। ये जियाओ ने तुरंत पहले इन कीड़ों और स्वर्गीय राक्षसों का सफाया करने की योजना बनाई। उसने चुपचाप अपनी उपस्थिति छिपा ली और एक सुरक्षित दूरी पर टेलीपोर्ट कर दिया, जहां से वह दो कीड़ों को बात करते हुए स्पष्ट रूप से देख सकता था। वे काले कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में एक तेज ब्लेड था। उनके शरीर पर आभासी संकेत मिलता है कि उन दोनों के पास 9 विशाल मूल समुद्री क्षेत्र की ताकत थी। यह सोचना प्रभावशाली है कि मास्टर ब्लड फैंग जैसा विशेषज्ञ वास्तव में हमारी सहायता के लिए आ रहा है। हालांकि क्या हमें वास्तव में इस भूमि पर जीत हासिल करने के लिए मास्टर ब्लड फैंग की ताकत की आवश्यकता है? मेरा मतलब है, चाहे कुछ भी हो, क्या इसे जाने देना बहुत ज्यादा नहीं है? मास्टर ब्लड फैंग उन तुच्छ इंसानों से निपटते हैं। हम वह हिस्सा आसानी से खुद ही कर सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है। हालांकि सुबह के सितारों की भूमि में जो कुछ हुआ उसके कारण हमारे नेता यहाँ सोचते हैं कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम वही विफलता न दोहराएं। यह सुनकर ये जियाओ को तुरंत बहुत सी बातें समझ में आ गईं। इसी समय ये जियाओ की तरफ से कुछ ही दूरी पर अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आई, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? जल्दी करें और परिवहन व्यवस्था तैयार करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप आज रात यहाँ रुक सकते हैं। ये जियाओ अचानक फटकार से चौंक गया और उसकी आभा लगभग उजागर हो गई। उसने नहीं सोचा था कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिना उसकी ओर ध्यान दिए उसके पास आ जाएगा। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जियाओ ने अपनी खेती को सील कर दिया है और खुद को बहुत अधिक सीमित कर लिया है। साथ ही वह स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग नहीं कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये जियाओ ने इस बूढ़े आदमी को देखा जो एक कीड़ा भी था, तो वह यह जानकर हैरान रह गया कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में पहले से ही एक रहस्यवादी संप्रभु था। अब
यह चौंकाने वाला था। क्या ब्लू वैली की भूमि की सीमा मूल संलयन संप्रभु क्षेत्र नहीं है? क्या गहरे सागर रसातल में प्रतिबंध उत्पत्ति संलयन संप्रभु क्षेत्र से ऊपर के प्राणियों को प्रवेश करने से प्रतिबंधित नहीं करता है? फिर यह बूढ़ा कीड़ा यहाँ कैसे आया? क्या हो रहा है? तुरंत ये जियाओ के मन में कई प्रश्न उभरे। ये सवाल कुछ उलझाने वाले थे। ये जियाओ ने पुराने कीड़े को ध्यान से देखा। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसने काला वस्त्र भी पहन रखा था और उसका चेहरा काले टैटू से ढका हुआ था। हालांकि अंतर केवल इतना था कि उसके कपड़ों के पीछे एक बड़ी सुनहरी खोपड़ी की कढ़ाई की गई थी। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे उसके चेहरे पर एक टैटू दिखाई देगा जो और भी रहस्यमय था। मुझे क्षमा करें मास्टर वर्म दानव, हमें काम पर जाना होगा। उन दोनों ने जल्दी से बूढ़े व्यक्ति से माफी मांगी। फिर उन्होंने बड़ी मात्रा में सामग्री निकाली और खुद को जमीन पर व्यस्त करना शुरू कर दिया। अंत में यह पुष्टि करने से पहले कि दूसरी पार्टी एक टेलीपोर्टेशन सर्कल स्थापित कर रही थी, ये जियो ने इसे लंबे समय तक देखा। यह एक तथाकथित गेट हो सकता है जिसे ये वर्म्स मास्टर ब्लड फैंग को यहाँ लाने के लिए खोलना चाहते थे। उस पल में ये जियाओ के दिमाग में एक चिंगारी भड़क उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मास्टर वर्म दानव भी इसी तरह इस जगह पर आया हो? क्या यही कारण है कि इस भूमि की सीमा और गहरे समुद्र के रसातल का प्रतिबंध इस पुराने कृमि पर काम नहीं करता था? ओल्ड वर्म दानव ने देखा कि दो वर्म ने 1 घंटे से भी कम समय में टेलीपोर्टेशन सर्कल की स्थापना पूरी कर ली और फिर संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। उसके बाद दो और कीड़े दूर से भागे। मास्टर वर्म दानव, अन्य टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन स्थापित किए गए हैं। दोनों नवागंतुकों ने पुराने वर्म से सम्मानपूर्वक कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 189 अध्याय 289 मास्टर वर्म दानव को मारना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 289 मास्टर वर्म दानव को मारना। जब दो नवागंतुक वर्म्स ने पुराने वर्म को बताया कि अन्य टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन स्थापित किए गए हैं तो ओल्ड वर्म ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, ऑर्डर भेजें और पैक करें। इसके बाद रिपोर्ट किए गए दोनों कीड़े जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस भाग गए। जहां तक उन दो राक्षसों की बात है जिन्होंने अपने वर्तमान स्थान पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन स्थापित किया था, वे चुपचाप मास्टर वर्म दानव के पीछे चले गए और ये जियो से दूर चले गए। दूसरी ओर ये जियो भ्रमित था। क्या हो रहा है? यदि ये कीड़े वास्तव में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के माध्यम से ब्लड फैंग नामक एक स्वर्गीय दानव को लाने की योजना बना रहे हैं, तो एक फॉर्मेशन ऐसा करने के लिए पर्याप्त है। वे अन्य टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्यों स्थापित कर रहे हैं? यह हो सकता है ये जियाओ ने अचानक भौहें चढ़ा दी। उन्होंने सोचा कि वे ब्लू वैली की भूमि में कई अन्य स्थानों पर उतरने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन स्थापित कर रहे होंगे। हो सकता है कि वे पहले से ही आक्रमण की योजना बना रहे हों। जितना अधिक ये जियाओ ने ऐसा सोचा, उतना ही अधिक उसे यह सच लगा। यह देखकर कि दूसरा पक्ष धीरे धीरे और भी दूर होता जा रहा था, ये जियाओ क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गया कि क्या उसे उसका पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए। यदि वह अनुसरण करता तो वे निश्चित रूप से कुछ न कुछ खोज पाने में सक्षम होता। नहीं, उसे अनुसरण करना था और देखना था। अपना निर्णय लेने के बाद ये जियाओ एक झटके में गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वे पहले से ही मास्टर वर्म डेमन से लगभग 30 मीटर दूर था। खोजे जाने से बचने के लिए ये जियाओ ने अपनी आभा छिपा ली और बहुत करीब नहीं गए। सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए
ये जियो ने देखा कि मास्टर वर्म दानव के पीछे के कीड़े पहले 2 से बढ़कर लगभग 20 हो गए थे। इन 20 कीड़ों में से 12 से अधिक मूल संलयन संप्रभु क्षेत्र में थे। बाद में लोगों का यह समूह एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के सामने पहुंचा। 4 वर्म्स इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की रखवाली कर रहे थे और उनमें से सबसे कमजोर 9 विशाल मूल सागर क्षेत्र में थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरी ओर मास्टर वर्म दानव पहले ही राक्षसों को टेलीपोर्टेशन सर्कल में ले जा चुका था। टेलीपोर्टेशन सर्कल से प्रकाश के फूटने के बाद वे सभी ये जियाओं की दृष्टि से गायब हो गए। यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन सर्कल से आने वाली रोशनी भी एक पल में मंद हो गई जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। कीड़े गायब होने के बाद ये जियो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के सामने पहुंचे। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास खड़े होकर ये जियाओं ने इसे ध्यान से देखा। संरचनाओं में ये जियाओं की उपलब्धियों के साथ ये जियों के लिए उस स्थान का पता लगाना मुश्किल नहीं था जहां कीड़े गायब हो गए थे। हालांकि इससे पहले कि ये जियाओ ऐसा कर पाता, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ने अचानक तेज रोशनी का विस्फोट जारी कर दिया। उसके बाद एक शक्तिशाली आभा ने ये जियाओ को घेर लिया। अरे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा चूहा आसपास छिपा हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में उसे पकड़ पाऊंगा। जल्द ही ये जियाओं के कानों में एक आवाज घुसी। यह आवाज मास्टर वर्म दानव की थी जो अभी अभी कई अन्य वर्म के साथ निकला था। ये जियाओं ने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर वर्म दानव ने उसके अस्तित्व की खोज की होगी। ऐसा लगता है कि ये जियों की खोज उसी क्षण हुई जब मास्टर वर्म दानव प्रकट हुआ, जिसने पहले ये जियों को लगभग चौंका दिया था। वैसे भी ये जियाओ बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। अगर वह चाहे तो जा सकता है। हालांकि सील के कारण कुछ समय के लिए मास्टर वर्म दानव ये जियों से अधिक मजबूत था। इसका मतलब यह नहीं है कि वह ये जियों के खिलाफ जीत सकता था। मास्टर वर्म दानव ने सबसे पहले ये जियों के खिलाफ कार्रवाई की और उस पर हमला किया। उसकी मुट्ठी राक्षसी धूसर रोशनी से जगमगा उठी और एक बड़ी मुट्ठी की छाप आगे की ओर बढ़ गई। ये जियो ने भी अपनी मुट्ठी से हमला किया। ये जियाओं के आक्रमण के दौरान कोई भी ऊर्जा में उतार चढ़ाव नहीं हुआ। हालांकि हवा में एक विशाल सफेद मुट्ठी की छाप दिखाई दी जो जल्द ही वर्म की भूरे मुट्ठी की छाप से टकरा गई। टकराना अगले ही पल एक जोरदार विस्फोट के साथ दोनों मुट्ठियां प्रकाश के टुकड़ों में बिखर गईं और गायब हो गईं। मास्टर वर्म दानव हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह जियाओ वास्तव में उसके हमले का सामना करने में सक्षम होगा। मास्टर वर्म दानव ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हें मेरे खिलाफ जाने की ताकत है? वर्म दानव जैसे ही वे खराटे लेने लगा, राक्षसी ऊर्जा की लहरें हवा में उठी और ये जियाओ पर दबाव डालने लगीं। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को दबा हुआ महसूस करते हुए ये जियाओ का पूरा शरीर स्थिर हो गया था। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में अराजकता ऊर्जा का संचार करना बहुत कठिन हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि ये जियो कौन है? ऐसी स्थिति में वह कैसे कुछ नहीं कर सकता था? अगले ही पल ये जियाओं के शरीर से एक बेहद काली ऊर्जा निकली जिसने बढ़ती हुई शैतानी ऊर्जा को तुरंत दबा दिया। उस पल में ये जियाओं की प्रभावशाली आभा तेजी से बाहर की ओर फूट पड़ी, जिससे आसपास का माहौल पागलों की तरह फैल गया। क्या मास्टर वर्म दानव इससे अधिक आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था? दरअसल वह डरा हुआ था। जारी की गई डार्क एनर्जी ये जियो अंधेरे के नियम की 100% समझ से संबंधित थी। ये जियाओ डार्क रूल के गहन सत्य की अपनी समझ का उपयोग करने में असमर्थ था, क्योंकि गहन सत्य का उपयोग केवल रहस्यवादी संप्रभुओं द्वारा ही किया जा सकता था। वह वर्तमान में केवल एक ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन थे, इसलिए गहन सत्य का उपयोग करना उसके लिए असंभव था।
भले ही उसे अंधेरे के नियम के गहन सत्य की स्पष्ट रूप से 10% समझ थी। हालांकि हालांकि ये जियो डार्क रूल के गहन सत्य का उपयोग नहीं कर रहा था, लेकिन जो उसने कहा वह 100% डार्क रूल था। यह पूरे देश में आतंक फैलाने के लिए पर्याप्त था और कोई भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। ये जियाओं के पीछे एक विशाल राक्षसी छवि दिखाई दी। इस समय मास्टर वर्म दानव को अचानक महसूस हुआ कि ये जियों के पीछे खड़ी छवि की तुलना में वह बेहद महत्वहीन लग रहा था। इस भावना ने मास्टर वर्म दानव को क्षण भर के लिए कार्यवाही करना भूल जाने पर मजबूर कर दिया। बूम, ये जियाओ ने थप्पड़ मारा और उसकी हरकत के बाद ये जियाओ के पीछे खड़ी राक्षसी छाया ने भी अपनी हथेली को जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे आसपास के पेड़ जोर से हिल गए और बड़ी मात्रा में धूल उड़ गई। पटक कर के बाद निकली शॉकवेव द्वारा मास्टर वर्म डेमन पर हमला किया गया और वह उड़ गया। उसी समय वे मुंह से खून निकालने से खुद को नहीं रोक सका। ये जियाओ को पता था कि इस पुराने कृमि को सामान्य तरीकों से मारना असंभव था। भले ही वह इसकी आत्मा को नष्ट कर दे, यह कीड़ा अपनी अनूठी प्रकृति के कारण नहीं मरेगा। केवल ब्रह्मांड सार ज्वाला से जलाकर ही वह इस कीड़े के जीवन को समाप्त कर सकता था। अगले ही पल ये जियो पुराने कीड़े के ठीक ऊपर दिखाई दिया। उसने अपना हाथ उठाया और एक भाला दिखाई दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ब्रह्मांड सार ज्वाला, ये जियाओ ने पुकारा और अगले ही पल ब्रह्मांड सार ज्वाला उसकी हथेली से निकलकर शून्य बिखरने वाले भाले पर जलने लगी। ये जियाओ की आंखों में हरी रोशनी चमक उठी। यह अंतर्दृष्टि की आंखें थीं। उस पल में ये जियाओ को स्वर्ग में अपना समय याद आ गया। उन्होंने मुख्य रूप से एक विशेष मार्शल आर्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। यह कौशल कुछ ऐसा था जिसे ये जियो ने स्वयं बनाया था। यह कौशल अभी भी ये जियाओ के दिमाग में था, हालांकि अराजकता में उपयोग करने के लिए यह बहुत कमजोर था। फिर भी अंतर्दृष्टि की आंखों से इस समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। ये जियाओ ने तुरंत सभी खामियों को खोजने, उन खामियों को दूर करने, कुछ चीजों को बदलने और उन्हें अराजकता के मानक के अनुसार बदलने के लिए अंतर्दृष्टि की आंखों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस तकनीक को बदलने के लिए ये जियों को वास्तव में इस मार्शल आर्ट तकनीक के सार में हेर फेर करने की आवश्यकता थी, और आइज ऑफ इनसाइट की मदद से ऐसा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। यह थोड़ा मुश्किल होता यदि यह तथ्य न होता कि यह कौशल स्वयं ये जियो द्वारा बनाया गया था। हालांकि ऐसा लग सकता है कि बहुत समय बीत चुका है, तथापि सब कुछ वास्तव में जल्दी से हुआ। बहुत जल्द ये जियाओं का स्वनिर्मित मार्शल आर्ट कौशल एक युद्ध कौशल में बदल गया। अंत में ये जियो से हरी चमक गायब हो गई और उसने अपना हमला शुरू कर दिया। गड़गड़ाहट जैसे ही आकाश में काले बादल छा गए, आकाश में तुरंत बिजली कड़कने लगी। बिजली के अनगिनत बोल्टों ने तुरंत ये जियाओं के भाले पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि इसे नष्ट करने के बजाय उन हमलों के बोल्टों को भाले द्वारा अवशोषित कर लिया गया जो सफेद लौ से जल रहा था। जब ये जियाओं को लगा कि यह पर्याप्त है, तो वह आकाश में कूद गया, शून्य बिखरने वाले भाले को घुमाया और अंत में हमला शुरू कर दिया। ड्रैगन शैटरिंग द हेवंस फर्स्ट स्टाइल गर्जन गहरे समुद्र के रसातल में इस अज्ञात भूमि पर एक क्रूर दहाड़ गूंज उठी, जिसने अनगिनत कीड़ों और स्वर्गीय राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया। ये जियाओं के भाले पर विनाशकारी बिजली चमकी जो उसके भाले से सफेद लौ के साथ निकली। बिजली और लौ दोनों ने मिलकर एक विशाल अजगर का निर्माण किया। नहीं, नहीं, नहीं! मास्टर वर्म दानव भयभीत था। वह भागना चाहता था लेकिन भागने में असमर्थ था। अंत में उसे व्हाइट फ्लेम लाइटनिंग ड्रैगन ने पूरी तरह से निगल लिया, जो अगले ही पल फट गया। ये धमाका बेहद भयानक था।
विस्फोट ने इस अज्ञात भूमि को तहस नहस कर दिया और कई हजार मील क्षेत्र में सब कुछ नष्ट कर दिया। जब धूल का बादल शांत हुआ तो मास्टर वर्ण दानव की अधूरी लाश जमीन पर रह गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधूरा शव भी पूरी तरह से जलकर काला पड़ गया था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। यह पहली बार था जब ये जियाओ ने किसी रहस्यवादी संप्रभु के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे मार भी डाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें दैश साइट मैप दान करें सीड 190 CH 290 खून से लथपथ कगर पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, वह तो बढ़ा था। हमले का प्रभाव ये जियाओ ने जो सोचा था उससे कहीं अधिक था। मास्टर वर्ण दानव के खिलाफ लड़ाई में ये जियाओ ने 2 कौशलों का उपयोग किया, और ये दोनों ही कौशल थे जो उसने स्वर्ग में बनाए थे। पहला था सफेद मुट्ठी का निशान। इस कौशल को व्हाइट फिस्ट एनिहिलेशन कहा जाता था। वास्तव में यह एक भयानक कौशल था। हालांकि क्योंकि ये जियो ने इस कौशल का उपयोग जल्दबाजी में किया और इसे अराजकता में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं बनाया, व्हाइट फिस्ट एनिहिलेशन का सार अभी भी वही था और नहीं बदला। यदि ये जियाओ की अपनी जबरदस्त ताकत नहीं होती तो व्हाइट फिस्ट एनिहिलेशन मास्टर वर्ण दानव की मुट्ठी की छाप को नहीं तोड़ सकता था। लेकिन निस्संदेह जब तक ये जियो अराजकता में उपयोग के लिए इस युद्ध कौशल को बदल सकता है, तब तक यह पृथ्वी को तोड़ने वाली विनाशकारी शक्ति के साथ एक भयानक युद्ध कौशल बन जाएगा। ये जियो द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा कौशल निश्चित रूप से ड्रैगन शैटरिंग द हेवंस था। इस कौशल की कुल 3 शैलियां हैं। ये जियाओ ने केवल पहली शैली को रूपांतरित किया। उसके पास परिवर्तन के लिए अभी भी 2 शैलियां शेष थीं। इस समय ये जियो ने अचानक कदमों की आवाज सुनी। ऐसा लगता है कि कई लोग यहाँ आ रहे थे। बहुत जल्द हजारों कीड़े और स्वर्गीय राक्षस आ गए और ये जियाओ को घेर लिया। उनमें से कई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करके भी पहुंचे। हालांकि ये जियो ने देखा कि उनमें से कोई भी ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन दायरे से ऊपर नहीं था। उन सभी के पास या तो ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन क्षेत्र या कम ताकत थी। ऐसा लगता है कि मास्टर वर्ण दानव एक विशेष मामला था। शायद इसीलिए उन्हें मास्टर वर्म डेमन की उपाधि भी प्राप्त थी। ये जियो उन पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सभी स्वर्गीय राक्षसों को मारने के लिए आत्मा विनाश का उपयोग किया, जिससे दुश्मनों की संख्या आधी हो गई। और उसके बाद उसने सभी कीड़ों को जलाकर मारने में आधा घंटा बिताया। ये जियाओ को ऐसा करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसने आसानी से पूरा युद्ध क्षेत्र साफ कर लिया। अब दुश्मन का एक भी निशान नजर नहीं आ रहा था। अंत में उन्होंने एक बार फिर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित किया और जल्द ही पता चला कि निर्देशांक इस स्थान से कुछ लाख मील दूर स्थित एक स्थान के थे। निर्देशांक नोट करने के बाद उन्होंने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया। फिर वे पहले टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर लौटे और निर्देशांक फिर से नोट किए। इस बार निर्देशांक ब्लू वैली की भूमि में कहीं एक स्थान से संबंधित थे। एक बार फिर ये जियो ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह वे पहले टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का पता लगाने, फिर निर्देशांक को नोट करने और फिर फॉर्मेशन को नष्ट करने के लिए अपनी दिव्य समझ का उपयोग करता रहा। वह अगले 2 दिनों तक ऐसा करता रहा और अंततः सभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इन दिनों के दौरान ये जियो को कुल 13 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मिले। उनमें से एक का समन्वय गहरे समुद्र की खाई में था। अन्य 12 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के लिए उनके निर्देशांक ब्लू वैली की भूमि में 12 अलग अलग स्थानों पर निर्धारित किए गए थे।
ये जियाओ ने अब उस स्थान पर जाने की योजना बनाई जिस पर पहला निर्देशांक इंगित करता है। कुछ घंटों बाद ये जियाओ को विशेषज्ञों का एक समूह मिला। ये फॉर्मेशन मास्टर्स थे। गहरे समुद्र की गहराई में फिर से प्रवेश करने के बाद वे एक साथ एकत्र हुए होंगे और अब यात्रा कर रहे होंगे। ये जियाओ द्वारा उन्हें खोजे जाने के तुरंत बाद ही वे ये जियो को भी खोज लेते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये जियाओ ने अपनी आभा नहीं छिपाई। यह पता चलने के बाद कि ये जियो भी एक फॉर्मेशन मास्टर है और यू म्यू और यू लून द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए गहरे समुद्र की गहराई में प्रवेश कर गया है, उन्होंने ये जियो को उनके साथ शामिल होने के लिए कहा। ये जियाओ को कहीं जाना था, हालांकि कुछ देर सोचने के बाद उसने इस समूह में शामिल होने का फैसला किया। इनमें से सबसे मजबूत व्यक्ति 9 फ्यूजन सॉवरेन रियलम विशेषज्ञ का शिखर था। इस विशेषज्ञ को अन्य लोग एल्डरहाउ कहते थे। ऐसा लगता है कि फॉर्मेशन गॉड टावर में उनका रुतबा कम नहीं है। पूछे जाने पर ये जियो ने उन्हें बताया कि वह लेवल 7 फॉर्मेशन मास्टर और 9 वास्ट ओरिजिन सीरियम योद्धा था। उन्होंने उन्हें यह नहीं बताया कि उनका वर्तमान खेती का आधार ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन क्षेत्र में सील कर दिया गया है। गर्जन जब वे चल रहे थे तो अचानक उन्हें एक तेज दहाड़ सुनाई दी। भले ही यह केवल एक दहाड़ थी, इसमें जो आभा थी वह एक वास्तविक ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन की थी। इस गर्जना से सभी कांप उठे। यहाँ से चले जाओ बुजुर्ग अपने अधीनस्थों को चिल्लाने वाले पहले व्यक्ति थे। दुर्भाग्य से वे अभी भी बहुत धीमा था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके पीछे से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी जिससे सभी के दिल कांप उठे। इसने तुरंत पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सभी को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई विशाल पहाड़ उनके ऊपर दबा हुआ हो। न केवल उनकी चाल धीमी थी, बल्कि उनके शरीर में अराजकता ऊर्जा का संचार भी बहुत धीमा हो गया था। गर्जन उसके बाद भयंकर जानवर एक बार फिर दहाड़ा। दूसरी दहाड़ के साथ वह भी सबके सामने आ गया। आखिरकार सभी ने देखा कि यह अराजक जानवर कैसा दिखता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह अराजक जानवर 10 फीट से अधिक लंबा और 10 फीट से अधिक लंबा था। इसका पूरा शरीर काला था और रक्त लाल धारियों से खुदा हुआ था। इस जानवर की आंखें भी पूरी तरह से लाल थीं। ऐसा लग रहा था मानो यह लोगों को मारने के लिए तैयार हो। खून से लथपथ कॉगर। यह अराजक जानवर वास्तव में खून से लथपथ कॉगर था। हफ एक सांस छोड़ते हुए खून से लथपथ कॉगर की बड़ी बड़ी आंखें सामने मौजूद लोगों के समूह पर टिक गईं। इसके बाद यह आगे बढ़ा। भीड़ को अपनी आंखों के सामने केवल धुंधलापन नजर आया। जब उन्होंने खून से लथपथ कॉगर को दोबारा देखा तो वे पहले से ही फॉर्मेशन मास्टर्स में से एक के सामने उतर चुका था। उसने अपना खूनी मुंह खोला और दांत से काट लिया। सौभाग्य से उस फॉर्मेशन मास्टर ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी स्थानिक अंगूठी से एक जानवर की लाश को इसके उस जानवर के मुंह पर फेंक दिया। जैसे ही खून से लथपथ कॉगर ने नीचे काटा, जानवर का आधा शरीर तुरंत उसने निगल लिया। दरार दरार खून से लथपथ कॉगर के मुंह से हड्डियों को चबाने की आवाज स्पष्ट रूप से सुननी जा सकती थी। खून से लथपथ कॉगर के मुंह से गर्म खून बह रहा था, जिससे हर किसी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। जल्दी करो और भागो, क्या तुम मूर्खतापूर्वक वहां खड़े होकर मरने का इंतजार कर रहे हो? इस बार जिसने चिल्लाकर कहा वह इस समूह का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। इस शख्स का नाम शांग गुआन था। उसके चिल्लाने के बाद अंततः हर कोई अपने होश में वापस आया और अपनी सबसे बड़ी क्षमता को उजागर किया। उन्होंने अपनी गति को थोड़ा बढ़ाने के प्रयास में अपने शरीर के भीतर अराजकता ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए अपनी ताकत का 120% उपयोग किया। दुर्भाग्य से
वे इस बात से अवगत नहीं थे कि खून से लथपथ कौगर की नजर में वे एक सुंदर भोजन से ज्यादा कुछ नहीं थे जो चारों ओर घूम सकता था। गर्जन खून से लथपथ कौगर एक बार फिर दहाड़ा। हर किसी पर दबाव डालने वाली भयानक आभा 3 गुना बढ़ गई। इसके तुरंत बाद खून से लथपथ कौगर ने एक और कदम आगे बढ़ाया। धत तेरी की, यह देखकर कि खून से लथपथ कौगर आगे बढ़ रहा है, बुजुर्ग भाव ने अपने दिल में शांप दिया। उसी समय वे अपनी शक्तिशाली आभा से फूट पड़ा। एल्डर हाउ के बाद शांगुआन और कुमोली नामक एक अन्य व्यक्ति भी अपनी ताकत से भड़क उठे। जब वे तीनों अपनी आभा प्रकट कर रहे थे, खून से लथपथ कौगर उनके सामने पहले ही आ चुका था। वहां खून से लथपथ कौगर ने 3 विशेषज्ञों की ओर देखते हुए एक और सांस ली। दुष्ट प्राणी, इस बूढ़े आदमी को तुम्हें मारते हुए देखो, बुजुर्ग भाव गुस्से में चिल्लाया और आगे बढ़ गया। उसी समय उसके हाथ में एक बड़ा काला छुरा दिखाई दिया। जैसे ही उसने बड़ी छुरी पकड़ी, उसके ऊपरी शरीर पर मौजूद वस्त्र तुरंत फट गया, जिससे उसका पूरा मांसल शरीर उजागर हो गया। उसके शरीर पर 1 फुट लंबे कई निशान साफ देखे जा सकते थे। क्योंकि बुजुर्ग भाव बाहर निकल गए थे, शांगुआन और कुमोली स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करेंगे। शांगुआन ने एक काली पाइक पकड़ रखी थी, जबकि कुमोली के पास अपने 2 और भाले थे। और ऐसे ही उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। ये जियाओ बहुत दूर से सब कुछ देख रहा था। वह आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बस इस खून से लथपथ कौगर ने पहले ही इस टीम का संतुलन तोड़ दिया था। सभी सदस्य पहले ही तितर बितर हो चुके थे। केवल 3 सदस्य लड़ने के लिए बचे थे। इस टीम में शामिल होना एक मूर्खतापूर्ण विचार था। ये जियाओ बुदबुदाया और फिर से आग भरी। उन्होंने इस लड़ाई को खत्म कर अपना अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। वह 1 दर्जन मिनट तक युद्ध देखता रहा। जब आखिरकार उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वे खून से लथपथ कौगर के सामने एक फ्लैश के साथ प्रकट हुआ। खून से लथपथ कौगर शांगुआन पर हमला करने ही वाला था कि तभी ये जियो सामने आ गया। तब सभी ने ये जियाओ को लापरवाही से खून से लथपथ लोमड़ी की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए देखा। अगले ही पल सभी को आश्चर्य हुआ। ये जियाओ की उंगली आसानी से खून से लथपथ कौगर के सिर में घुस गई। इसने हिलना बंद कर दिया, लेकिन यह तुरंत नहीं मरा। ये जियाओ ने चुपचाप उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया और तभी यह जानवर मर गया और जमीन पर गिर गया। यो बुजुर्ग भाव कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन ये जियाओ अचानक गायब हो गए और अपने पीछे एक वाक्य छोड़ा। भागने के बजाय अगर आपके समूह ने एक साथ इस जानवर पर हमला किया होता, तो इसे मारना बहुत आसान होता। यह एक मूर्खता थी। आपकी टीम में शामिल होने का विचार है, इसलिए अब से मैं अकेला रहूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _ साइट मैप दान करें।